तो आइए प्रारंभ करते हैं साहित्यिक हिंदी का ये पेपर। और यहां पर इंस्ट्रक्शंस कुछ होते नहीं, 2 खंडों में पेपर विभाजित होता है और सबसे पहले आपके होते हैं ऑब्जेक्टिव सवाल। तो ऑब्जेक्टिव सवाल में सबसे पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि पथ के साथी किस विधा की रचना है। और इधर मेरे साथ रविकांत कुमार जी महज किसी देर के हुए पहले सवाल का आंसर बताते हैं। पथ के साथी किस विधा की रचना है? नाटक है, रेखा चित्र है, यात्रा वृत्तांत है, संस्मरण है। तो ये जो है संस्मरण है। और पथ के साथी संस्मरण किसका है? तो ये महादेवी वर्मा का संस्मरण है। ठीक है। प्रश्न संख्या खा, छायावादोत्तर युग का काल क्या है? अब अगर इस प्रश्न को ध्यान से इसके ऑप्शन पढ़ेंगे तो इसमें ऑप्शन में टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, चूंकि यहां पर 1938 होना चाहिए था। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। 1938 ईस्वी से वर्तमान तक का जो समय है वो छायावादोत्तर काल में आता है। ठीक है। और अमेरिका का मस्त योगी वाल्ट व्हिटमैन, ये जो निबंध है ये किसका है? अमेरिका का मस्त योगी वाल्ट व्हिटमैन, ये निबंध किसका है? हरिशंकर परसाई का है, राय कृष्ण दास का है, सरदार पूर्ण सिंह का है, या फिर प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का है? जी बिल्कुल, 3rd आंसर सही है, सरदार पूर्ण सिंह। बिल्कुल सही जवाब दिए हैं आप लोग। साहित्य का श्रेय और प्रेय, मैं जल्दी क्यों कर रहा हूं? मैं जल्दी इसलिए कर रहा हूं क्योंकि टाइम आपके पास भी नहीं है वेस्ट करने को और हमारे पास भी वेस्ट करने को नहीं है। तो आप आंसर चुन लीजिए, मैं फटाफट आंसर बताता हूं। साहित्य का श्रेय और प्रेय निबंध संग्रह किसका है? संपूर्णानंद है, जैनेन्द्र कुमार है, वासुदेव शरण अग्रवाल है, या फिर श्याम सुंदर दास है? तो जैनेन्द्र कुमार यहां पर सही जवाब होगा। नीड़ का निर्माण फिर, ये रचना की विधा क्या है? हमने कहा क्या भूलूं क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन। नीड़ का निर्माण फिर हरिवंश राय बच्चन। बसेरे से दूर हरिवंश राय बच्चन। और 10 द्वार से सोपान तक हरिवंश राय बच्चन के 4 भागों में प्रकाशित आत्मकथाएं हैं। आत्मकथा 4 भागों में इनकी प्रकाशित है। तो ये जो है दूसरा भाग है नीड़ का निर्माण फिर, और ये है आत्मकथा हरिवंश राय बच्चन की। ऑप्शन 4 सही होगा। फिर आता है जनवादी कविता की बृहत त्रयी में आते हैं। ठीक है। हाँ, एक हीरो का नाम सुना होगा एनटीआर, जो साउथ का हीरो है। अब यहां पर एनटीआर नहीं पढ़ना है, एनटीके पढ़ना है। एनटीके, नागार्जुन त्रिलोचन एंड केदारनाथ अग्रवाल। एनटीके जनवादी कविता के बृहत त्रयी में एनटीके आते हैं, नागार्जुन त्रिलोचन और केदारनाथ अग्रवाल, या फिर नात्रिके याद कर सकते हो। तो यहां पर 3 ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर है यहां पर अगला सवाल है प्रयोगवाद के प्रवर्तक। खा नंबर सवाल जो है प्रयोगवाद के प्रवर्तक। प्रयोगवाद के प्रवर्तक जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, अज्ञे हैं, या फिर शिवमंगल सिंह सुमन है? तो इस सवाल का जो जवाब है वो आपके पास है। मैं बताता हूं, आपने सोच लिया होगा, जिनको पता है उनकी निगाह 3rd ऑप्शन पे अज्ञे पे पहुंच गई होगी। तो अज्ञे हैं प्रयोगवाद के प्रवर्तक, और नई कविता को नई कविता नाम देने वाले भी अज्ञेय जी हैं आपके। तीसरा प्रश्न है रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला था? चल रहा महाभारत का रण। आइए, दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार रेणुका, रश्मिरथी, कुरुक्षेत्र या उर्वशी में से किस पर मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार? जबरदस्त प्रश्न है। और सर्वजीत निगम, धानु सिंह जी है, खुशबू पटेल, गौरव चौरसिया, अनंत कुमार यादव, अलका पाल और परसून स्टडी जी। चलिए, उर्वशी पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था रामधारी सिंह दिनकर को 1972 में। अज्ञे द्वारा संपादित किस सप्तक में कोई कवयित्री संकलित नहीं है? और अगर आपने कल की क्लास हमारी देखी थी, किसी कारणवश मतलब वो डिलीट हुई, लेकिन अगर उसको आपने देखा होगा तो ये हमने बहुत कायदे से बताया था
तार सप्तक में, दूसरे सप्तक में, तीसरे सप्तक में, चौथे सप्तक में। तो यहां पर तार सप्तक में कोई कवयित्री नहीं थी, बाकी दूसरे, तीसरे, चौथे सप्तक में एक एक कवयित्री थी। श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है, और ये कथन 2023 में ये सवाल आया हुआ है, श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है, और ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट लगा लीजिए। अब आता है गद्यांश पर आधारित प्रश्नोत्तर। मातृभूमि पर निवास करने वाले, तो ये आ गया आपका वासुदेव शरण अग्रवाल का लिखा हुआ राष्ट्र का स्वरूप, और राष्ट्र का स्वरूप लिखा गया है। यहां पर एक माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या, ये सूक्ति आई है। माता भूमि का मतलब होता है माता भूमि है, और मैं, भूमि जो है वो हमारी माता है, और मैं पृथ्वी का पुत्र हूं। ठीक है, तो यहां पर सवाल देख लेते हैं। हालांकि एक बार हमने करा दिया था अभी हाल ही में, फिर भी गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो आप संदर्भ कह रहा तो संदर्भ लिखिए, अगर कह रहा है पाठ का नाम, लेखक का नाम, तो 2 लाइनों में आपको कॉपी पर पाठ का नाम और लेखक का नाम लिखना होगा। गद्यांश का संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक के गद्य खंड के अंतर्गत राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ से उद्धृत है, और इसके लेखक डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। ठीक है, तो ये हो गया। राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है? तो पृथ्वी हो और मनुष्य न हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। आपको उत्तर खोजने कहीं जाना नहीं है, उत्तर आपके सामने ही होता है, बस आपको थोड़ा सा देखने की आवश्यकता है। फिर है अगला सवाल, क्या है? राष्ट्र, पृथ्वी और जन दोनों मिलकर क्या करते हैं? राष्ट्र का निर्माण करते हैं। पृथ्वी कब मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है? तो पृथ्वी जन के कारण ही मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। तो गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या, पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी का पुत्र है। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी कहते हैं कि जो धरती है वास्तविक रूप में ये मनुष्य की सच्ची मां है, क्योंकि अनायास ही हमारे अंतर्मन से प्रस्फुटित हो उठता है माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या, अर्थात भूमि हमारी माता है और मैं उस पृथ्वी का पुत्र हूं। तो जन के हृदय में अर्थात मनुष्य के हृदय में इस सूत्र का अनुभव ही राष्ट्रीयता की कुंजी है। ठीक है, चलिए। कुछ मिशनरी निंदक मैंने देखे हैं, निंदा रस हरिशंकर परसाई। एग्जाम के बाद जब भी समय मिले तो आप हरिशंकर परसाई के निबंध संग्रहों को जरूर लाइएगा और पढ़िएगा। एक बार नहीं है तो ऑनलाइन पढ़ लीजिए हरिशंकर परसाई के निबंध, बहुत ही जबरदस्त व्यंग्य करते हैं, मजा आ जाता है सुन पढ़ करके। तो कहता है कुछ जो निंदक होते हैं, निंदक मतलब बुराई करने वाले, मिशनरी होते हैं। मिशनरी मतलब वो व्यक्ति जिसका लक्ष्य हो, जिसका मिशन हो, जिसका एक कार्य हो कि मैं इसी पर काम करूंगा। वो लोग जो जिन्होंने अपना जिस कार्य को मिशन बना लिया हो, लक्ष्य बना लिया हो, उसे कहते हैं मिशनरी। तो कुछ मिशनरी निंदक होते हैं, मैंने देखे हैं। अच्छा, कहते हैं कि उनका किसी से बैर नहीं, द्वेष नहीं। तो ऐसे निंदक जो मिशनरी होते हैं उनका किसी भी मनुष्य से लेना देना नहीं होता है, द्वेष भावना नहीं होती है, बैर नहीं होता है, और वे किसी का बुरा भी नहीं सोचते हैं। पर 24 घंटे वे निंदा कर्म में बहुत पवित्र भाव से लगे रहते हैं। लेकिन वो निंदा में, बुराई में बड़े पवित्र भाव से लगे रहते हैं। अब वो दिल से ये नहीं चाहते हैं कि फला आदमी की मैं जिसकी बुराई कर रहा हूं तो उसका कुछ बुरा हो जाए, लेकिन नहीं, वो सोचते हैं कि मैं फला आदमी की बुराई कर दूंगा तो वो आदमी इनकी नजरों में गिर जाएगा और मैं सर्वोच्च आसन को प्राप्त कर जाऊंगा। इसलिए लोग बुराई करते हैं, लोग निंदा करते हैं। तो निंदा कर्म में बड़ी पवित्रता के साथ वो अपना कार्य करते हैं। उसकी नितांत निर्लिप्तता, निष्पक्षता इसी से मालूम होती है कि वे प्रसंग आने पर अपने बाप की पगड़ी भी
उसी आनंद से उछालते हैं जिस आनंद से अन्य दुश्मन की। तो निंदा इनके लिए टॉनिक होती है। किनके लिए? मिशनरी निंदकों के लिए। गद्यांश का संदर्भ निंदारस हरिशंकर परसाई, रेखांकित अंश की व्याख्या तो आपको बता ही दी, वो अपने शब्दों में करिए, है ना। लेखक मिशनरी निंदक किसे कहता है? मिशनरी निंदक का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। वह व्यक्ति जिनका कार्य, जिनका लक्ष्य ही संपूर्ण जीवन का किसी से निंदा करने का हो, उन्हें लेखक मिशनरी निंदक कहता है। मिशनरी निंदक किसी से बैर भाव नहीं रखते हैं, द्वेष नहीं करते हैं और किसी का बुरा भी नहीं सोचते हैं। ठीक है। लेखक के अनुसार निंदक लोगों की निष्पक्षता का प्रमाण क्या है? प्रमाण यह है वो किसी से बैर नहीं रखते, द्वेष नहीं रखते, किसी का बुरा नहीं सोचते। ठीक। मिशनरी निंदक किस भाव से निंदा करते हैं? तो निष्पक्ष भाव से। कैसी करते हैं? निष्पक्ष भाव से निंदा करते हैं, है ना। क्योंकि वो अपने बाप की भी पगड़ी उछाल देंगे, पिताजी की भी निंदा। पगड़ी उछालना मतलब, आगे प्रश्न है, बाप की पगड़ी उछालना का मतलब क्या होता है? भाव स्पष्ट कीजिए। अर्थात पिताजी की भी बेइज्जती करना, पिताजी का भी अपमान करना, बाप की पगड़ी उछालना। लेखक की दृष्टि में निंदक की टॉनिक क्या है? तो लेखक की दृष्टि में निंदक की टॉनिक क्या है? क्या है? निंदा। निंदक की टॉनिक निंदा ही है। वैसे 7 आए, 5 ही आते हैं। फिर आएगा पद्यांश कि व्यापक ब्रह्म सब थल पूरन है, हम हूं पहचानती हैं। अब जो है उद्धव से गोपिकाएं कह रही हैं। वैसे प्रेम माधुरी से लिया गया है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी इसके लेखक हैं। ठीक। कि व्यापक ब्रह्म सब थल पूरन है, हम हूं पहचानती हैं। पै बिना नंद लाल बिहाल, सदा हरिचंदन ज्ञान ही ठानती हैं। तुम उधो या है कहियो न सो, तुम उधो या है कहियो न सो, हम और कछु नहीं जानती हैं। पिय प्यारे तिहारे निहारे बिना, पिय प्यारे तिहारे निहारे बिना, अखियां दुखियां नहीं मानती हैं। का तो यहां पर गोपिकाएं उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, ब्रह्म जल थल सर्वत्र व्याप्त है, पूर्ण है, हम भी पहचानती हैं। परंतु नंदलाल श्री कृष्ण के बिना हम बेहाल हैं, व्याकुल हैं। हम ज्ञान साधना नहीं ठानती, हम ज्ञान मार्ग की बातें नहीं करती। और हे उद्धव, तुम यही उनसे कह देना श्री कृष्ण से कि हम और कुछ भी नहीं जानती, बस है उस प्रियतम श्री कृष्ण के निहारे बिना देखे बिना, निहारे बिना देखे बिना मेरी अखियां दुखी, अखियां मेरी नहीं मानती हैं, अर्थात उनको सब्र नहीं होता। पद्यांश का नाम है प्रेम माधुरी, पाठ का नाम है प्रेम माधुरी, रचयिता भारतेंदु हरिश्चंद्र, व्याख्या कर दी। इस पद्यांश में कवि ने ब्रह्म के किस स्वरूप का वर्णन किया है? ब्रह्म के सगुण रूप का वर्णन किया है। क्या किया है? सगुण स्वरूप का वर्णन किया है। गोपियां व्यापक ब्रह्म को किस रूप में मानती हैं? सगुण रूप में मानती हैं। ब्रह्म का विस्तार कहां तक है? सर्वत्र जल और थल में है। ठीक है। कि मधु की एक बूंद के पीछे, भवानी प्रसाद मिश्र, मधु की एक बूंद के पीछे मानो ने क्या क्या दुख देखे, मधु की एक बूंद बिन धूमिल दर्शन और बुद्धि के लेखे, सृष्टि अविद्या का कोल हूँ यदि विज्ञानी विद्या के अंधे, मधु की एक बूंद बिन कैसे जीव करे जीने के धंधे, मधु की एक बूंद के पीछे, मधु की एक बूंद से भी यदि जुड़ न सके मन का अपना पा, क्यों दे श्रमिक पसीना सैनिक लहू करे क्यों जाया जापा, मधु की एक बूंद के पीछे, मधु की एक बूंद के पीछे।
ठीक है, चलिए। नरेंद्र शर्मा इसके लेखक हैं। मधु की एक बूंद, नरेंद्र शर्मा इसके लेखक हैं। विविधा के अंतर्गत इनका पाठ है। ठीक है, तो जो है यहां पर क्या कहते हैं कि मधु की एक बूंद का अर्थ होता है आनंद की एक, आनंद के लेश मात्र आनंद। तो इस लेश मात्र आनंद के पीछे मनुष्य ने क्या क्या दुख नहीं देखे, अर्थात क्षणिक आनंद के लिए मनुष्य ने न जाने कितने प्रयास किए, न जाने कितने कितने दुख उठाए। और मधु की एक बूंद धूमिल घन दर्शन और बुद्धि के लेखे। जितने भी दर्शन शास्त्र हैं, जितने भी बुद्धि के आयाम हैं, सब केवल मधु की एक बूंद के पीछे पड़े हुए, अर्थात आनंद की लेश मात्र क्षणिक आनंद के लिए ही सब सारे कर्म किए जा रहे हैं। सृष्टि अविद्या का कोल्हू यदि विज्ञानी विद्या के अंधे, और मधु की एक बूंद बिन कैसे जीव करे जीने के धंधे। संपूर्ण सृष्टि में जो अविद्या का, अज्ञान का कोल्हू चल रहा है, जो वैज्ञानिक विद्या के स्वरूप में अंधे हो चुके, अर्थात उनके आविष्कार क्यों हैं वैज्ञानिकों के, है ना। मतलब जो मनुष्य, जो ज्ञानी लोग मोह माया जिसको मानते हैं, विज्ञानी लोग जो वैज्ञानिक हैं, वो विद्या होते हुए भी अंधे हैं, उसी माया मोह के पीछे दौड़ रहे हैं। वो माया मोह क्या है? आनंद की एक बूंद, उसी बूंद के पीछे दौड़ रहे हैं। तो मधु की एक बूंद बिन कैसे जीव करे जीने के धंधे। ये जो प्राणी, ये जो मनुष्य है, मधु की एक बूंद के बिना, अर्थात आनंद की बूंद के बिना, वैसे भी मनुष्य क्या है, कुछ भी जीवन के कोई धंधे नहीं करेगा। उसको क्षणिक आनंद के लिए ही वो सारे कर्म करता है, फल की प्राप्ति के लिए ही सारे कर्म करता है। फिर कहते हैं कि मधु की एक बूंद से भी यदि जुड़ न सके मन का अपनापा, क्यों दे श्रमिक पसीना सैनिक लहू करे क्यों जाया जापा। अब जो श्रमिक पसीना अपना बहाता है, श्रमिक पसीना बहाता है, सैनिक अपना लहू क्या करता है? अपने लहू बहाता है। और एक माता जो होती है, पुत्र को जन्म देकर के अपना लहू बहाती है। क्यों? आनंद की एक बूंद के पीछे, है ना। तो पद्यांश का शीर्षक क्या है? मधु की एक बूंद। कवि का नाम नरेंद्र शर्मा, ठीक है, कवि का नाम नरेंद्र शर्मा। कवि का क्या तात्पर्य है मधु की एक बूंद से? कवि का तात्पर्य है कि आनंद की एक बूंद। पद्यांश का काव्य सौंदर्य लिखिए, तो काव्य सौंदर्य रूपक अलंकार, उपमा अलंकार है, ठीक है। और मानव ने क्या क्या दुख देखे, अनुपुनरुक्ति प्रकाश भी हो जाएगा, खड़ी बोली है। रस जो है शांत है यहां पर, और रस, ठीक है। कवि ने किस प्रसंग का उल्लेख किया है? मधु की एक बूंद अर्थात आनंद की एक बूंद के पीछे क्या क्या हो सकता है, उन संभावनाओं की चर्चा की है, व्याख्या बता दी हमने आपको। फिर जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय ऑलरेडी हम करा चुके हैं, जीवन परिचय, और हम अभी आपको लास्ट में दिखाएंगे, आपको प्लेलिस्ट में कहां से आप देख सकते हैं, ठीक है, जितने भी जीवन परिचय। फिर कहानियां आपको करा चुके हैं सारी, खंड काव्य आपके करा चुके हैं। आपको सर्च में नहीं मिल रहे हैं तो ऐसे करिए, मुक्ति यज्ञ खंड काव्य ज्ञान सिंधु, तो मिल जाएगा आपको। अब आता है ये आपका संस्कृत गद्यांश। संस्कृत में आपका यहां से आया है, ये आपका आ गया है, ये आपका आ गया है दूत वाक्यम से, ठीक है। संस्कृत दिग्दर्शिका दूत वाक्यम, तो दूत वाक्यम बहुत अच्छा पाठ है और आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है। फिर यह है महापुरुषा लौकिक प्रलोभनेशु, ये क्या है? महामना मालवीय से आ गया है। अब यहां पर थोड़ा सा हम श्लोकों की व्याख्या कायदे से बताने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बहुत अच्छे श्लोक हैं, इंपॉर्टेंट हैं। वर्षा प्रवेगा विपुला पतंती, प्रवान्ति वाता समुदीर्ण वेगा। वर्षा प्रवेगा विपुला पतंती, प्रवान्ति वाता समुदीर्ण वेगा। प्रनष्ट कूला प्रवहन्ति शीघ्रं, नद्यो जलम प्रतिपन्न मार्गा। वर्षा प्रवेगा विपुला पतंती। वर्षा प्रवेगा अर्थात वर्षा जो है वो बड़े वेग के साथ है। विपुला माने विशाल, पतंती माने गिर रही है, प्रवान्ति माने बह रही है, वाता माने वायु, समुदीर्ण वेगा माने बहुत वेग के साथ वायु बह रही है। प्रनष्ट कूला जिसके किनारे नष्ट हो गए हैं, प्रवाहंति बह रही हैं, शीघ्रम तेजी के साथ,
नद्यों माने नदियां, जलम माने जल, विप्रतिपन्न मार्गा, जल के मार्ग को काटती हुई नदियां, जल के द्वारा मार्गों को काटती हुई नदियां बह रही हैं, जिनके किनारे नष्ट हो गए हैं। वर्षा ऋतु में क्या होता है, ऋतु वर्णन से लिया गया है। फिर ये सुभाषित रत्नानी से लिया गया है, इसको जरूर पढ़ना, क्योंकि इससे इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है संस्कृत दिग्दर्शिका में, सुभाषित रत्नानी से जरूर आता है। ठीक है। कह काला प्रचुर मनमथः भवति, तो वसंत कालः प्रचुर मनमथः भवति। रूपवती हंस पोथिका कस्य दुहिता आसीत, तो हंस पोतकस्य हंसराजस्य दुहिता आसीत। ठीक है। चलो फिर रौद्र रस और भयानक रस। तो रौद्र रस में क्या है कि बाल दी विशाल बेकराल ज्वाल जाल मानो, लंक लीली बेको काल रस ना पसारी है, कैंधो व्योम बीथिका भरे हैं भूरी धूम केतु, वीर रस वीर तरवारी सी उघारी है। रौद्र रूप में अपने आ गए। रौद्र का क्रोध होता है, ठीक है। भयानक में भय होता है। श्लेष, उत्प्रेक्षा, हरिगीतिका और इंद्र वज्रा जैसे छंद। इंद्र वज्रा जानते हैं, मैंने पढ़ा दिया, सब पढ़ा दिया। फिर आपका पर्यावरण आ जाएगा, बेरोजगारी। निबंधों की भी मैंने एक ही वीडियो में सारे निबंध कवर किए हैं, वो भी मैं अभी लास्ट में बताता हूं आपको कहां से क्या देखना है। उपोषति का संधि विच्छेद क्या होगा, तो जो बच्चे उपधनि ओषत लगाएंगे आपका बा ऑप्शन सही होगा। पररूप संधि है एंगी पररूपम सूत्र से। कलाविव अयादि संधि है एचो अयवायावा, कलो इव हो जाएगा, बा ऑप्शन सही होगा। फिर है नयनम का संधि विच्छेद क्या होगा, नेधनम अन हो जाएगा, नयनम हो जाएगा। महाजनः में समासा हो जाएगा, महान चासौ धना कर्मधारय समास हो जाएगा। नील कमलम में कौन सा समास है, नीला है जो कमल, कर्मधारय समास है ये। और फिर है आपका एक पत्र लेखन आएगा, इस बार 8 अंकों में आपका पत्र लेखन आना है। पत्र लेखन औपचारिक अनौपचारिक पत्र आपके दोनों आएंगे, ऑलरेडी हम करा चुके हैं, प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। ठीक है। कि अब किसी खुदरा वितरक फर्म की तरफ से किसी आपूर्तिकर्ता फर्म को माल की आपूर्ति के लिए एक पत्र लिखना है, या किसी पर्यटक स्थल का वर्णन करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए कि वो भी कुछ दिनों के लिए आपके पास आ जाए। नॉर्मल सी बात है, आप लिख सकते हैं। फिर आपका है एक धातु प्रत्यय लिखना है, पिबता है यहां पर, पिबता, तो पा धातु और कत प्रत्यय हो जाएगा इसमें। दत्ता में दा धातु और कत प्रत्यय हो जाएगा। प्रभुता में प्रभु शब्द जो है, प्रभु शब्द हो जाएगा और तल प्रत्यय हो जाएगा। फिर इसी तरह है गुरुत्व में त्वा प्रत्यय है, दूतः में कत प्रत्यय है, नीत्वा में कत्वा प्रत्यय है। ठीक है। फिर यहां पर विभक्ति और नियम निर्देश पूर्वक उल्लेख करना। ग्रामम ग्राम परितः, तो अभिता परिता आ गया, ग्रामम में द्वितीया, त्वया सार्धम सहयुक्त प्रधाने से त्वया में तृतीया, सूर्याय स्वाहा नमः स्वस्ति स्वाहा लमसड़ योगा चतुर्थी, सूर्याय में चतुर्थी है। ठीक है। तो ये था आपका आज का पेपर। डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक है जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं इस पूरे के पूरे पेपर को। यहां से आप जाएंगे modelpaper.info पर भी मिल जाएगा, लेकिन आपको मैंने ऑलरेडी डायरेक्ट लिंक दे दी है, तुरंत आपको पेपर की पीडीएफ मिल जाएगी, तो आप आराम से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा।